पजेरो एक ऐसी गाड़ी जिसके अंदर आपको लैंड क्रूजर के आधे दाम में आपको लैंड क्रूजर वाले मजे मिलते थे और उस टाइम पे पजेरो आपको 30 लाख रुपए की मिलती थी और अगर आज का प्राइस देखे तो करीबन 1.5 करोड़ रुपए। और इस गाड़ी को ग्रेटेस्ट 4x4 ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको लैंड क्रूजर के आधे दाम में आपको उसके वैसे मजे मिलते थे। लेकिन मित्सुबिशी की मैनेजमेंट और निसान के टेक ओवर करने के बाद इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। वैसे ऐसा नहीं होता अगर ये सही टाइम पे लॉन्च होती। जिसमें चलते हैं हम 1981 में, जिसमें मित्सुबिशी डेब्यू करते हैं अपने रिक्रिएशनल एसयूवी का जिसका नाम था पजेरो। और रिक्रिएशनल इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपको टर्बो डीजल इंजन मिलता था, साथ ही में पावर स्टीयरिंग मिलता था और सस्पेंशन सीट्स मिलती थी। और इस गाड़ी का नाम सिर्फ जापान में ही पजेरो था और दूसरी कंट्री में जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पेन, उसमें इस गाड़ी का नाम मोंटेरो था। मेन चमत्कार तो तब होता है जब मित्सुबिशी 1983 में अपनी कार को पेरिस जाकर रैली में भेजते हैं और वहां पर एक गाड़ी एक ही बार में ही फर्स्ट प्राइज को जीत के लाती है। और आज तक ऐसा कोई हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ है कि एक ही बार में कोई गाड़ी जीत जाए। इस रैली को जीतने के बाद भी इसकी जो सेल्स थी काफी ज्यादा लो थी क्योंकि उस टाइम पे जापान में 3 डोर्स का क्रेज नहीं 5 डोर कार्स का काफी ज्यादा क्रेज था और ये जो गाड़ी है सिर्फ 3 डोर में ही आती थी। और फिर 1983 में जापान ने लॉन्च किया अपने इसी का एक 5 डोर वाला वर्जन और इस गाड़ी की लॉन्च से इसकी जो सेल्स है काफी ज्यादा हाई हो गई, जिसमें आपको 7 सीटें भी मिलती थी। और उस टाइम पे पजेरो का एक नाम बन गया था कि आपको अगर सस्ते प्राइस में एक बढ़िया एसयूवी चाहिए तो आप पजेरो ले सकते हो। और मेन वजह तो 1991 में आता है जब मित्सुबिशी इसकी सेकंड जनरेशन को लॉन्च करते हैं, जो कि पहले से काफी ज्यादा बड़ी होती है, लंबी होती है। और इस सेकंड जनरेशन में मित्सुबिशी यूज करते हैं 2 नई टेक्नोलॉजी जिससे ये गाड़ी काफी ज्यादा यूनिक बनती है। पहली बात तो है इस गाड़ी का जो एयर इनटेक पाइप था वो ग्रिल में था एज कम्पेयर टू बोनेट और इंजन, जिससे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी काफी अच्छी होती थी और वाटर वेटिंग कैपेसिटी भी काफी ज्यादा बढ़ती थी। और इस गाड़ी के अंदर आता है एक नया 4 व्हील ड्राइव सिस्टम जिसका नाम था सुपर सिलेक्ट 4x4 सिस्टम, जो कि एक काफी एडवांस 4 व्हील ड्राइव सिस्टम टेक्नोलॉजी थी। और इससे फायदा ये होता था कि ये गाड़ी मड में काफी अच्छा परफॉर्म करती थी और ये अपने 4 व्हील ड्राइव सिस्टम से 80 किलोमीटर तक की स्पीड पकड़ सकती थी। और इस टेक्नोलॉजी से जो लोग हैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुए और इसके बाद इसकी 50% से सेल इंक्रीज हो गई और अगले साल 20% से और ज्यादा बढ़ गई। अब मित्सुबिशी के पास एक तगड़ा प्रोडक्ट था जो कि वो हर कंट्री में लॉन्च कर सके। पर लेकिन मित्सुबिशी के काम करने का तरीका काफी अलग था। जैसे अगर कोई कंपनी किसी कंट्री में अगर अपनी गाड़ी बेचना चाहती है तो मस्त सी फैक्ट्रीज खोलती है, डीलरशिप खोलती है जिससे अपनी गाड़ी बेच सके। और ये लोग इतने समझदार थे कि इन्होंने सोचा कि जो बाहर की कंट्रीज को जो सबसे फेमस कार कंपनीज है उनके साथ हम मीट करें और एक कोलैबोरेशन बिठाए जिससे। और इन्होंने सोचा हम गाड़ी बना के देंगे एक फिक्स प्राइस पे और इनकी मर्जी जो करे या कितने भी प्लेयर्स में बेचे, जैसे कि हम 30 लाख में बेच रहे हैं तो वो कंपनीज भली 1 करोड़ में बेचे, उनको कोई मतलब नहीं उनसे। और इस कंपनी को जब साउथ अफ्रीका में अपनी कार्स को बेचना था तो इन लोगों ने सैम कॉप के साथ एक कोलैबोरेशन बिठाई और अपनी गाड़ियों को लॉन्च किया। और जब 1988 में इन लोगों को इंडिया में आना था तो इन्होंने हिंदुस्तान मोटर्स के साथ कोलैबोरेशन किया, जिनमें इन दोनों कंपनीज ने ये डिसाइड किया कि ये मित्सुबिशी अपनी कार्स को एक फिक्स्ड प्राइस में बेचेंगे। पर लेकिन हिंदुस्तान मोटर्स के पास पूरे राइट है कि वो मित्सुबिशी नाम से वो गाड़ी बेचे और हिंदुस्तान मोटर्स को ये भी राइट है कि वो ही खुद अपनी डीलरशिप्स को सेटअप करेंगे। और इसके बाद मित्सुबिशी जो एक फिक्स्ड प्राइस में गाड़ी को खरीदेंगे और उसके बाद उनकी मर्जी वो कितनी भी प्राइस में बेच सकते, भले वो 50 लाख में बेचे या 70 लाख में बेचे या फिर 1 करोड़ में भी बेच दे। मेन दिक्कत तो तब आई जब 1988 में जब इन दोनों ने कोलैबोरेशन किया था और उसके अगले साल ही 1999 में मित्सुबिशी अपनी 3rd जनरेशन को लॉन्च करते हैं बाहर की मार्केट में, जो कि काफी तगड़ी ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड वाली गाड़ी थी। तो जैसे कि आपको मालूम है मित्सुबिशी काफी ज्यादा पागल कंपनी है, तो इन लोगों ने 1991 वाला मॉडल 2002 में इंडिया में लॉन्च कर दिया जिसका प्राइस था करीबन 30 लाख रुपए। इसका मतलब ये है कि 11 साल पुरानी गाड़ी इंडिया में इन लोगों ने लॉन्च कर दी और उस टाइम पे काफी क्रेज था क्वालिस वगैरह, इसलिए इसका प्राइस ऐसा रखा गया। जब इस गाड़ी की डिमांड इंडिया में थोड़ी बहुत बढ़ रही थी तो हिंदुस्तान मोटर ने उसका ही एक लोकल असेंबली प्लांट को स्टार्टअप किया और इस गाड़ी को सेटअप करने के लिए इन लोगों ने 12 करोड़ रुपए दिए, जिसमें इस गाड़ी का 30 लाख रुपए से प्राइस घट के 20 लाख रुपए हो गया। और मित्सुबिशी ने एक एम बनाया है कि वो हर साल में 1200 गाड़ियां बेचेंगे, जो कि ऑफ कोर्स नहीं होने वाला था।
और जब ये गाड़ी इंडिया में ठीक ठाक चल रही थी, इसके बाद बाहर की मार्केट में इन लोगों ने इसकी 4th जनरेशन भी लॉन्च कर दी। तो यानी कि इंडिया में अभी सिर्फ 2nd जनरेशन ही चल रही थी, जिसमें गाड़ी काफी ज्यादा एडवांस थी। और इस गाड़ी के अंदर आपको 700 मिलीमीटर की आपको वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती थी। इस गाड़ी की सेल्स काफी अच्छी हुई थी, लेकिन अगले साल ही इसकी सेल काफी ज्यादा डाउन हो गई। मेनली दिक्कत तो टाइमिंग थी, इस वजह से ये गाड़ी काफी ज्यादा पिट गई। और उस टाइम पे जो मित्सुबिशी को सेफ्टी स्कैंडल आ गया था, जिसमें इन लोगों ने जितनी भी 1991 से लेकर 2000 तक कितनी भी गाड़ियां बेची थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेजर डिफेक्ट्स आ रहे थे। और इतने बड़े बड़े डिफेक्ट्स आने के बावजूद भी मित्सुबिशी ने इसे इग्नोर किया और इसकी वजह से इस पर काफ़ी सारा केस ठोके गए। और इसके बाद हायर अथॉरिटीज़ ने इस पर काफ़ी अच्छे से रिसर्च करी, जिसमें इसकी गाड़ी में काफ़ी सारे मेजर डिफेक्ट्स थे। और जब हायर अथॉरिटीज़ ने इस पर रिसर्च करी, तो इनको पता लगा कि मित्सुबिशी को पता था कि इन गाड़ी के अंदर ये डिफेक्ट्स है, पर लेकिन इन्होंने इनको सही नहीं किया क्योंकि इनको अच्छे प्रॉफिट बनाने थे। और इसके बाद मित्सुबिशी ने 5,14,000 गाड़ियों को रिकॉल करा, जिनमें इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ। और जब मित्सुबिशी को अमेरिका में अपनी सेल्स बढ़ानी थी, तो इन्होंने अपनी 000 पॉलिसी को लॉन्च किया, जिसमें आपको ये गाड़ी पहले साल में आपको 0 इंटरेस्ट 0 डाउन पेमेंट पर आप इस गाड़ी को ले सकते हो और बिना कोई मंथली EMI पे करे। और पहले साल में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई और काफ़ी सारे अमेरिकन्स ने लालच में आके मित्सुबिशी को खरीद लिया। और जब इनके पेमेंट का टाइम आया, तो इन्होंने अपनी पेमेंट को डिफॉल्ट कर दिया और फिर मित्सुबिशी को अपनी कार को वापस लेना पड़ा। और इसके बाद दिक्कत ये थी कि इनकी जो कार की जो वैल्यू थी काफ़ी कम हो गई थी एज कम्पेयर टू जो प्रोडक्शन कॉस्ट, जिससे इन्हें करीबन 3,000 करोड़ का जो लॉस है वो फेस करना पड़ा। और अगर आपको ये भी कम लगता है, तो मित्सुबिशी ने अपनी 380 को लॉन्च किया था अराउंड 2005 में, और उस टाइम पे इसको बनाने के लिए $600 मिलियन की कॉस्ट आई थी। पर लेकिन जो मित्सुबिशी की जो एक्सेप्टेशन थी, उसकी आधी भी ये गाड़ी नहीं बिकी और ये गाड़ी कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई। यानी कि उस टाइम पे जो मित्सुबिशी का टाइम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि हर चीज़ उसके साथ एक साथ ही हो रही थी, जिसे ना तो पजेरो बिकी, ना तो इनकी दूसरी कार्स बिकी। और अब ये कंपनी काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस में जा रही थी। और फिर मित्सुबिशी ने इन सब चीज़ों को ठीक करने का सोचा और उन्होंने देखा कि कहाँ हमें लॉस हो रहा है, और जहाँ पर उन्हें लॉस हो रहा था उन्होंने वो सारी चीज़ें बंद कर दी, और जहाँ पर उन्हें प्रॉफिट हो रहा था उन्होंने वहाँ पर कंटिन्यू रखा। इसलिए इन लोगों ने यूके वाली मार्केट और यूरोपियन मार्केट से एग्जिट कर लिया, और साथ ही में धीरे धीरे करके सारी वेस्टर्न मार्केट्स में अपना एग्जिट कर लिया। और जो कार्स इनकी बिक नहीं रही थी, इन लोगों ने उसे डिसकंटिन्यू भी कर दिया। देखो, अब मित्सुबिशी के पास इतने पैसे तो बचे थे नहीं, और जो इनकी गाड़ी अच्छी बिकती थी, अब उन पे भी फेसलिफ्ट लाके अच्छा नहीं कर पा रहा था। और इनकी जो कार्स थी वो 5-5, 6-6 साल तक कोई भी चेंजेस इन गाड़ी के अंदर नहीं मिलते थे, और जिससे ये हुआ कि इनकी जो सेल्स है काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई। और बाकी जो दूसरी कंपनीज थी वो अपनी फेसलिफ्ट लॉन्च कर करके काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही थी। और ये सब कम था कि 2016 में मित्सुबिशी और निसान मिलकर एक अपनी माइक्रो कार बनाते हैं। और जब निसान को पता चला कि जो फ्यूल एफिशिएंसी बता रहे थे मित्सुबिशी वो फेक है, और फिर से रिसर्चिंग चालू हो जाती है, जिसमें पता लगता है कि जो मित्सुबिशी है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर मेजरिंग यूनिट्स को यूज़ करते थे। और जैसे ही निसान को पता चला ऐसी चीज़ों के बारे में, तो इसकी जो ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी, और ऑलमोस्ट ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा शट डाउन होने ही वाली थी। और इसके बाद निसान इस मित्सुबिशी का एक काफ़ी बड़ा स्टेक $2.2 बिलियन में खरीद लेता है, जिसका मतलब मान सकते हो कि ऑलमोस्ट मित्सुबिशी है वो निसान के हाथ में था। तो अगर इन्होंने कंपनी को ले लिया है, तो इन्होंने सोचा कि अब इस कंपनी को प्रॉफिटेबल तो बनाना ही होगा। तो इन्होंने सोचा कि जो जहाँ हम लॉस कर रहे हैं उन सब चीज़ों को बंद कर दो, और जो गाड़ियाँ उस टाइम पे नहीं बिक रही थी उस टाइम उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया। और जिसमें से एक गाड़ी थी जो कि पजेरो थी, क्योंकि इस गाड़ी की जो सेल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन होने लग गई थी। और पजेरो की एक इकलौती फैक्ट्री थी जापान में, जिसे इन लोगों ने उसको भी बंद कर दिया, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रही थी। और फिर इन लोगों ने डिसीजन बनाया कि 2019 में हम इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर देंगे, और आखिर में मित्सुबिशी सिर्फ इसकी 1000 यूनिट्स ही बनाने वाला है, वरना इसके बाद आपको मित्सुबिशी पजेरो आप कहीं पे भी रोड पे नहीं दिखने वाली है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि मित्सुबिशी की जो 4th जनरेशन थी वो इंडिया में भी लॉन्च हुई थी मोंटेरो के नाम से, जिसका प्राइस था करीबन 37 लाख रुपीज़। और ये गाड़ी इंडिया में 2016 में फिर से लॉन्च हुई और इसका प्राइस था 70 लाख रुपए।
और इतने प्राइस में कोई भी इंडियंस तो इसको खरीदेगा नहीं और इसका भी यहाँ पर भी डिसकंटिन्यू हो गया। तो यही थी कहानी जापान की सबसे एम्बिशियस कार की। ऐसा नहीं है कि मित्सुबिशी पजेरो दूसरा उनका भी दूसरा मॉडल नहीं है, पर लेकिन उसमें अब इतने मजे नहीं रह गए थे जो कि पहले में रहते थे। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो टिल देन गुड बाय।